बैक टू अवर चैनल। इफ़ यू आर न्यू प्लीज़ प्रेस द सब्सक्राइब बटन। सो गाइस, आज हम लोग आ गए हैं एक और वीडियो में 18th सेंचुरी पॉलिटिकल फॉर्मेशन, मतलब जो 18वीं शताब्दी में जो भी राजनीतिक बदलाव और राजनेता लोग आए उसके बारे में। क्लास 7 का है, ये एनसीईआरटी बुक्स में इसका चैप्टर है। तो आज हम लोग इसी के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो फर्स्ट टॉपिक हमारा है द लेटर मुगल्स। द लेटर मुगल्स मतलब क्या हुआ? औरंगजेब वॉज मतलब मेनली ये समझिए मुगल्स का मतलब मुगल्स तो आप लोग जानते होंगे जो 500 सालों से ज़्यादा भारत पर राज किए हैं उन्हीं लोग को बोलते हैं मुगल। जैसे कि अकबर, बाबर, जहांगीर, ये सब जो थे वो मुगल एम्पायर से थे। जो उसमें सबसे जो लास्ट एम्परर था वो था औरंगजेब। वॉज द लास्ट प्रोमिनेंट रूलर ऑफ द मुगल्स। औरंगजेब सबसे जो आखिरी जो सबसे मजबूत लीडर था। मतलब औरंगजेब के बाद भी कुछ मुगल्स के जो नेता लोग मतलब मुगल्स के जो शासक लोग थे वो थे, बट उतना नहीं था। जो इसीलिए औरंगजेब को बोला जाता है वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट रूलर ऑफ द मुगल्स, क्योंकि वो आखिरी ही था। उसके बाद कोई मजबूत शासक नहीं आ पाया। जो मुगल एम्परर था, जो क्या नाम है, औरंगजेब के पास सक्सीड किया, वो बहादुर शाह जफ़र, जहांगीर शाह, फारूक सियार और मोहम्मद शाह था। इन लोग ने 1707 से लेकर 1748 तक में राज किया, बट उन लोग उतना प्रोमिनेंट नहीं कर पाए, उतना मजबूती से राज नहीं कर पाए पूरे भारत पे। कुछ छोटे छोटे एरिया पे कर पाए। वहाँ पे यहाँ पर मैंने सारे डाटा मेंशन किया, आप लोग उसको पढ़ सकते हैं। वेयर द फर्स्ट 4 लेटर मुगल्स, ये लोग आखिरी युग के जो 4 मुगल्स थे जिन्होंने कुछ सालों तक राज किया, पर इन लोग ने भी उससे आगे कंटिन्यू नहीं कर पाया। द लेटर मुगल्स वेयर वीक एंड इनएफिशिएंट रूलर्स। मीन उसका मतलब क्या हुआ? जो जो आखिरी जो मुगल्स के जो राजा लोग थे वो लोग बहुत कमज़ोर थे और उन लोग के पास ज़्यादा सैनिक नहीं थे। वो लोग बहुत एफिशिएंट रूलर थे। वो लोगों के पास ताकत नहीं था कि किसी बड़े राजघराने को हरा दे, वैसा टाइप का। फिर नेक्स्ट रीज़न फॉर द डिक्लाइन ऑफ द मुगल एम्पायर। क्या कारण था कि मुगल एम्पायर ख़त्म होता चला गया? 18वीं शताब्दी तक बहुत सारे राजनीतिक कारण थे जिससे मुगल्स एम्पायर ख़त्म होते गया। पहला जो मेन कारण था, जो औरंगजेब का कैंपेन था डेक्कन में। डेक्कन रीजन आप लोग जानते होंगे, जो साउदर्न पेनिनसुलर एरिया है, जो साउदर्न पेनिनसुलर एरिया है, जो ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट्स के बीच में है, उसको हम लोग बोलते हैं डेक्कन रीजन। क्या हुआ कि वहाँ पर जो उसका कैंपेन था, जो वहाँ पर उसका चीज़ जितना भी राज था उसमें बहुत सारे लड़ाइयों के बाद क्या हुआ कि उसका जो मिलिट्री था, फाइनेंशियल पावर था, वो कम होते गया, कमज़ोर होते गया। उसका जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम था वो भी कोलैप्सिंग करते गया, मतलब ख़त्म होते रहे। जैसे कि जितने भी वहाँ के जो उसके जितने भी गवर्नर थे वो क्या किए कि अपने जो प्रांत थे, जैसे कि जो भी गवर्नर है, कोई बड़ोदरा का है, कोई नोएडा का है, कोई इंदौर का, अपने प्रांतों में क्या किया ना, उन लोगों ने अपने प्रांतों को मजबूत करना शुरू कर दिया। और क्या करने लगा कि जो औरंगजेब था, जो भी रूलर था मुगल के, उसको खोखला करते गया और उनसे हटते गया और अपना मजबूत करते गया प्रांतों को। उससे क्या हुआ, जो मुगल एम्पायर है वो ख़त्म होता गया और ज़्यादा आगे तक कंटिन्यू नहीं कर पाया। उन्होंने तो 500 सालों तक राज किया उसके बाद, लेकिन वो कंटिन्यू नहीं कर पाए क्योंकि उनके जितने भी गवर्नर्स थे, राज्यपाल थे, ये सब उनसे हटते गए, अपने प्रांतों को मजबूत करते गए। तो उसी से उन लोग का जो फिनेंशियल पावर था, इकोनॉमिक पावर था, जितना मिलिट्री पावर, ये सब सारा था, वो ख़त्म होते गया। सो गाइस, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है द राजपूत। राजपूत थे कौन? राजपूत फ्रॉम द संस्कृत राजा पुत्र। राजपूत जो शब्द है वो संस्कृत एक शब्द है। राजा का जो पुत्र है उसके बेसिस पर आया है। उसका मतलब होता है जो राजा का जो लोग पुत्र होता है, सन ऑफ अ किंग, उसका मतलब ये होता है। वो एक बहुत बड़ा समाज है जो क्या करता है, जो जातियों, परिजनों और स्थानीय समूह है। वो एक तरह का जो बहुत सारी जातियों, परिजनों और जो बहुत सारी जो लोकल जो जगह में जो लोग रहते हैं, वो लोग का एक ग्रुप है। वो क्या करता है, वो भारत के उपमहाद्वीपों, जितने भी उपमहाद्वीप हैं भारत के, उससे उत्पन्न हुआ है। वो एक आप लोग को पता नहीं होगा, एक चीज़ है, एक जो राजपूत जो धर्म है वो कब कहाँ से आया है। एक बहुत साल पहले जब हिंदू धर्म में एक वंशावली वंश था, तो उसी का मतलब उसी काइंड का, उसी तरह का, मतलब उसी से ये निकला है राजपूत धर्म। वो क्या करता है, वो आइडियोलॉजी, वंशावली धर्म की सामाजिक स्थिति और विचारधाराओं को साझा करता है। ये जो राजपूत है वो क्या करता है, आइडियोलॉजी ऑफ जीनोलॉजिकल डिसेंट ऑरिजिनेटिंग फ्रॉम द इंडियन सबकॉन्टिनेंट। मतलब ये क्या हुआ, जो जातियों, परिजनों और स्थानीय समूह से जो बना है वो भारत के उपमहाद्वीपों से उत्पन्न हुआ है।
जो भारत के उपमहाद्वीपों हैं उसमें एक वंशावली वंश है, उससे ये उत्पन्न हो के एक उसी के जितने भी सामाजिक और स्थिति को और विचारधारा है उसको ये समझाता है। आप लोगों को पता होगा राजपूत के जो सबसे फेमस आदमी आपको तो पता ही होगा, महाराणा प्रताप। महाराणा प्रताप भी राजपूत थे। क्या था राजपूत में एक स्पेशल बात यही था राजपूत में कि वो बहुत निडर थे, बहुत साहसी थे और बहुत ताकतवर थे। वो किसी भी वो लेकिन क्या हुआ कि जब भी युद्ध होता था तो ज़्यादातर में क्या होता था कि राजपूत हार जाते थे। क्यों? क्योंकि उनके पास एक प्रॉपर सेना नहीं थी, उनके पास प्रॉपर रिसोर्स नहीं थे। और कोई भी जब भी राजपूत हारे हैं तो उन्हें क्या हुआ है ना कि पीछे से मारा गया, पीठ पीछे जब भी मारा गया है तभी मरे हैं। क्योंकि उन लोग सीधा सीधा युद्ध में भी उन लोग कम सेना लेकर भी बहुत बड़े बड़े सेनाओं को हरा देते थे। जो महाराणा प्रताप थे, अकबर अपने जो आत्मकथा उसमें भी कहते हैं कि मैं महाराणा प्रताप के खौफ था, मेरे को महाराणा प्रताप का खौफ था, मुझे उनसे डर लगता था। तो यही था, राजपूत बहुत एक निडर आदमी थे। बट अभी भी अब आप लोग बहुत सुनते होंगे राजपूत, तो बहुत अच्छे मतलब वही वंशावली वंश है, उसी से वो लोग निकले हैं और उन्हीं के सामाजिक स्थिति और विचारधाराओं को वो लोग पेश करते हैं हम लोग के सामने। गाइज, हम लोग का जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है सिख धर्म के बारे में आप जानते होंगे। श्री गुरु नानक देव जी के द्वारा ये 15वीं शताब्दी में ये पंजाब राज्य है जो भारत में भी और पाकिस्तान में वहीं खोजा गया था। जो सिख लोग होते हैं वो एक मतलब वो मानते हैं कि एक ही धर्म, मोनोथेस्टिक रिलीजन्स मतलब होता है ऐसा धर्म जिसमें सिर्फ एक ही भगवान को माना जाता है, उसको बोलते हैं मोनोथेस्टिक्स रिलीजन्स। वो क्या हुआ 15वीं शताब्दी में इसको खोजा गया, पंजाब जो अभी पाकिस्तान में है और भारत में भी कुछ कुछ पार्ट्स है पंजाब के। आपको पता पंजाब एक राज्य है, वहाँ आपको ज़्यादातर आदमी सिख्स मिलेंगे, तो वहीं से वो खोजा गया। क्या हुआ? बेस्ड ऑन द रिवोल्यूशन ऑफ गुरु नानक देव जी ने इसे खोजा था। द टर्म खालसा इम्प्लाइज एज आर्मी ऑफ द प्योर। जो खालसा था वो श्री गुरु गोविंद सिंह, जो सिख धर्म के 10वें और अंतिम जो गुरु थे, उनके द्वारा ये खालसा निकाला गया था। उसमें अपने उन्होंने मैसेज दिया था सबको कि सब क्या नाम है एकजुट होकर रहें और सब पूरी लगन से अपने दुश्मनों को निकालें। गुरु गोविंद जी का एक बहुत मतलब प्रसिद्ध एक श्लोक भी है, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने बिन गोविंद दियो बताए। ये आप लोगों ने ज़रूर सुना होगा। ये बहुत सारे एक हिंदी में एक पोएम हो, बहुत सारे पोएम्स में कविताओं में ये दिया गया है। तो इसमें मेनली यही था, जो सिख धर्म है वो 15वीं वो ऐसा धर्म है जिसमें एक भगवान को सिर्फ माना जाता है। वो मानते हैं कि एक भगवान है, सारे भगवान मतलब एक समान है, कोई ऐसा नहीं है कि कोई दूसरा धर्म है, नहीं, एक ही भगवान है वैसा। इसे 15वीं शताब्दी में श्री गुरु नानक देव जी के द्वारा खोजा गया था पंजाब के रीजन में, जो आज पाकिस्तान में कुछ पार्ट भारत में भी है। उसके बाद क्या हुआ कि उसके बाद जो बढ़ते गया उसके बाद क्या हुआ, जब गुरु गोविंद सिंह जी आए तो उन्होंने खालसा की शुरुआत की और उसमें बहुत अपने जो धर्म था और अपना आर्मी था उसको बहुत स्ट्रॉन्ग किया। हमारा नेक्स्ट है अवध एक आप लोगों ने बहुत सुना होगा कभी, अगर आप हिस्ट्री पढ़े होंगे तो आप लोगों ने बहुत बार सुना होगा अवध। तो अवध क्या था ना, बहुत हिस्टोरिकल प्लेस था। उत्तर प्रदेश में एक बहुत हिस्टोरिकल प्लेस है। इसने जितने भी हिस्ट्री हुए वार हुए उसमें एक बहुत क्या नाम है इम्पोर्टेंट रोल अदा किया। इसको क्या कहा जाता था, जब ब्रिटिश लोग थे तो वो लोग टेक्स्ट एज अवध उसको बोलते थे अवध मतलब हम लोग AWADH हम लोग बोलते हैं, वो लोग अवध होते हैं। मतलब थोड़ा सा साउंड का डिफरेंस था। अवध नाम था बट उन लोग का जो बोलते थे वैसा टाइप का थोड़ा सा औध बोलते थे, कभी कभी औध या औध ऐसा टाइप का बोलते थे वो लोग। रीजन एंड प्रपोज्ड स्टेट इन द मॉडर्न इंडिया स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश। आपको जैसे पता है ये उत्तर प्रदेश में विच हैज़ बिफोर इंडिपेंडेंस नोन एज द यूनाइटेड प्रोविंस ऑफ द आगरा एंड औध। इसको आज़ादी से पहले जब सन 1947 में आज़ादी से पहले इसका जो नाम था ब्रिटिशर्स ने रखा था यूनाइटेड प्रोविंस ऑफ द आगरा एंड औध, इसका जो पहले नाम था।
लेकिन अभी आज़ादी के बाद इसका नाम अवध हो गया। यहाँ अगर आप अवध जाते हैं उत्तर प्रदेश में तो वहाँ आपको बहुत सारे हिस्टोरिकल प्लेसेस मिलेंगे, बहुत सारे महल्स मिलेंगे। वो ब्रिटिशर्स के द्वारा, जितने भी रूलर्स थे वो लोग के द्वारा बनाया गया था। फिर ये आप एक चीज़ इसमें है, जो ताजमहल आगरा है उसके पास ही, आगरा ही के पास है, मतलब ताजमहल के पास नहीं है, मतलब आगरा जो शहर है ना, जो उत्तर प्रदेश में, उसी के बगल में ही है, थोड़ा सा दूरी पर है। फिर नेक्स्ट हमारा जो सिटी है वो हैदराबाद। द सिटी ऑफ हैदराबाद वाज फाउंडेड बाय द कुतुब शाही सुल्तान मोहम्मद कुली कुतुब शाह इन 1591 CE। क्या है, जो हैदराबाद जो शहर है वो एक राजधानी, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की जो राजधानी है वो खोजा गया था कुतुब शाही सुल्तान मोहम्मद कुली कुतुब शाह के द्वारा 1591 CE में। CE का मतलब होता है कॉमन ईरा, पता ही होगा। इट वॉज बिल्ड अराउंड द चार मीनार। इसमें चार मीनार बनाया गया। बहुत जो, अगर आप जितने भी टूरिस्ट होते हैं सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव चीज़ होता है वहाँ चार मीनार। यहाँ पे मैंने फ़ोटो लगाया, देखने में बहुत सुंदर लगता है और है भी वो उतना ही सुंदर। तो वो हैदराबाद में बनाया गया था। विच फॉर्म द सेंटर पीस ऑफ द सिटी, वो जो शहर के बीच में रहे। इट बिकम एन इम्पॉर्टेंट ट्रेडिंग सेंटर्स फॉर द डायमंड एंड पीरल्स एंड अ सेंटर फॉर अ कल्चर। ये क्या है, ये जब आज़ादी से पहले, अभी भी आज़ादी के बाद भी, ये क्या है ना, ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट सेंटर, ट्रेडिंग सेंटर है। मतलब जहाँ से बहुत ट्रेडिंग, यहाँ बहुत ट्रेड होता है। किस चीज़ का होता है, हीरो का होता है, मोतियों का होता है। हीरो मोतियों का, जो हीरो जवाहरात का जो चीज़ होता है उसका मेन चीज़ होता है। और ये सेंटर फॉर द कल्चर। इस एक चीज़ यहाँ का, हैदराबाद का एक चीज़ और बहुत बेस्ट है कि यहाँ का जो कल्चर है वो बहुत पुराना है और बहुत अच्छा है। फिर नेक्स्ट हमारा बंगाल के बारे में आप जानते होंगे। वेस्ट बंगाल जो हमारे जो स्टेट है, हमारी जो कंट्री है, उसके में एक पहले जो राजधानी था कलकत्ता, वो वेस्ट बंगाल में आता है। वो एक स्टेट है हमारे, वन ऑफ द बेस्ट स्टेट्स में इसको बोला जाता है, क्योंकि अराउंड इंडिया के 60 to 70% साइंटिस्ट होते हैं और बंगाल से आते हैं। यहाँ के जो स्वीट्स होते हैं बहुत फेमस हैं, फूड्स आइटम में बहुत यहाँ का फेमस है। बंगाल 4000 साल पुराना है और एक बहुत बड़ा सिविलाइजेशन होता है। सिविलाइजेशन क्या होता है, जहाँ बहुत सारे लोग रहकर एक, मतलब कुछ टाइप का समूह बना देते हैं, बहुत सारे लोग मिलकर एक जगह को बहुत फेमस बना देते हैं, वैसा टाइप का चीज़ सिविलाइजेशन बोलते हैं। कुछ एक पार्टिकुलर धर्म या एक पार्टिकुलर जो रिलीजन्स है या कोई भी एक कास्ट है, वहाँ के लोग वहाँ पर रहकर उसको एक सिविलाइजेशन बनाते हैं, वहाँ को पूरा डेवलप कर देते हैं, वैसा टाइप को बोलते हैं सिविलाइजेशन। और एक से ज़्यादा धर्म भी रह सकते हैं, एक से ज़्यादा ग्रुप भी रह सकता है, बट मेनली क्या होता है कि वहाँ पर सब रहकर उसको बहुत डेवलप कर देते हैं, तो उसको बोल देते हैं सिविलाइजेशन। बिटवीन द बैंक्स ऑफ गंगास टू द ब्रह्मपुत्र एंड सस्टेन इटसेल्फ विद द रीचेस ऑफ द गंगेटिक डेल्टाज। ये कहाँ पर है, जैसे कि जो गंगा नदी है वो हिमालय पर्वत से निकलकर ब्रह्मपुत्र नदी के साथ मतलब ख़त्म होती है वहाँ पर। वो कलकत्ता में जो है उसी के बीच में बंगाल जो नदी है वो है। ये बहुत बढ़िया जगह है, आप जाइएगा तो ये बहुत रिच है। गंगेटिक डेल्टाज जो होते हैं ना उससे बहुत भरपूर है। उसके बाद क्या है, रिमेनेंट्स ऑफ द अर्लियर सिटीज़ इन द स्टेट डेट बैक ऑफ द वैदिक पीरियड। ये बहुत पुराना शहर है, जो क्या नाम है, वैदिक पीरियड है। जो वेद में जितने भी पीरियड्स हैं ना, उस टाइम का ये जो पीरियड है, वैदिक काल के, ये वैद काल के है ना, ये शहर है। द ओल्डेस्ट आर्कियोलॉजिकल साइट इन द बांग्लादेश इन द महास्थानगढ़ विच डेट्स बैक टू द 700 BC। क्या है ये, इसका जो आर्कियोलॉजिकल जो साइट है वो बांग्लादेश में एक शहर है महास्थानगढ़, जो 700 BC, जो 700 BC का मतलब पता होगा बिफोर क्राइस्ट, उस टाइम से ये जो शहर है महास्थानगढ़ वो है। फिर नेक्स्ट हमारा मैसूर का नाम सुनते ही सबसे पहले क्या था, मैसूर पाक। यहाँ के जो सबसे फेमस स्वीट हैं, आपको पता होगा मैसूर पाक। अगर आपने मैसूर जाकर मैसूर पाक नहीं खाया तो कुछ नहीं खाया, ये बोलते हैं लोग। अकॉर्डिंग टू द स्टोरी इन द देवी पुराण, मैसूर वॉज रूल्ड बाय द डेमन किंग महिषासुरा हु वॉज अ बुफेलो हेडेड मॉन्स्टर। क्या था, देवी पुराण है, जो देवी पुराण है हिंदू देवी ग्रंथ के अनुसार, देवी पुराण के अनुसार मैसूर जो रूल किया जाता था वो किसके द्वारा किया जाता है, एक डेमोन किंग थे महिषासुरा, उसके द्वारा किया गया था। वो क्या था, हु वॉज अ बुफेलो हेडेड मॉन्स्टर, जो वो बुफेलो हेडेड मॉन्स्टर था उसके द्वारा रूल किया जाता है। इन रिस्पॉन्स टू द प्रेयर बाय द गॉड्स एंड द गॉडेसेस टू सेव देम फ्रॉम द डेमन, गॉडेस पार्वती टुक द बर्थ एज
चामुंडाश्वरी एंड किल द मॉन्स्टर ऑन द टॉप ऑफ द चामुंडी हिल्स नियर मैसूर। इसके पीछे क्या कहानी है? मैसूर बना क्या? एक आपको पता है, जो मैंने अभी बताया, देवी पुराण के अनुसार इसमें बताया गया है कि एक राक्षस था जो उसका नाम था क्या, महिषासुरा। आपने बहुत सारे, अगर आपने कभी पढ़ा, बहुत सारे जितना भी देखा होगा, कुछ भी पुराने ग्रंथ पढ़े होंगे तो उसमें, ग्रंथ नहीं आपने सुना भी होगा, महिषासुर। तो उसमें क्या था, एक महिषासुर नाम का राक्षस था, वो यहाँ का राजा था। तो क्या हुआ था, वो बहुत तबाही करता था। तो उससे बचाने के लिए माँ पार्वती ने, क्या हुआ, माँ पार्वती ने क्या किया, एक को जन्म दिया चामुंडादेश्वरी के नाम से, और उस राक्षस को मरवा दिया, मारा, क्योंकि वो सारे लोगों को परेशान कर रहा था, इसीलिए सबको परेशान कर रहा था, बहुत गलत काम कर रहा था। इसी चलते कहाँ मारा था, द चामुंडी हिल्स। आपने एक नाम सुना होगा चामुंडी हिल्स, जो मैसूर में है, बहुत फेमस जगह, ये भी बहुत बढ़िया घूमने वाला जगह है। तो उसी से मैसूर निकला। वहाँ आप मैसूर जाओगे कभी भी तो वहाँ आप देखोगे बहुत बढ़िया बढ़िया पैलेस है, बहुत जगह फोर्ट्स है, वहाँ बहुत बढ़िया जगह जगह टूरिस्ट प्लेस है। फिर इस वीडियो को देखने के लिए तब तक के लिए टाटा बाय मातरम। और गाइज़, अगर आप लोग को, मतलब आप लोग कुछ चाहते हैं कि मैं इंग्लिश में वीडियो बनाऊँ, मैं इंग्लिश में भी बना सकता हूँ। मैं हिंदी इंग्लिश, अब जो भी बोलते हो लैंग्वेज, हिंदी में भी मैं ऐसे बनाता हूँ, क्योंकि हिंदी में ज़्यादा अच्छे से जो भी इतिहास पढ़ने का जो असली मजा आता है, मतलब इंग्लिश में तो आप एग्ज़ाम दे सकते हो, बट जो इंग्लिश में समझ, जो हिंदी में बढ़िया समझ में आता है, अगर आप लोग बोलते हो तो मैं इंग्लिश में भी वीडियो बना लूँगा। तो यही था वीडियो में। अगर आप लोगों को और कोई टॉपिक में डाउट है तो आप मेरे को कमेंट करो, मैं उस टॉपिक पर वीडियो बना लूँगा। तब तक के लिए टाटा बाय वंदे मातरम। फिर मिलेंगे एक और वीडियो में। थैंक यू गाइस।